नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर पे ऑलरेडी मैंने 5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उनको देख लीजिए, तभी आपको वीडियो समझ में आ पाएगा। ठीक है, ये कौन सा लेक्चर है मैं फिर रिपीट करता हूँ। 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल पे 6th पार्ट है ये। ठीक है, छठा पार्ट है। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मैं बता देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए तो बायोलॉजी बूस्टर ऐप डाउनलोड करके वहां से उन चीजों को परचेज कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फैट्स के बारे में पढ़ा था। फैट्स हमने शुरू कर लिया था और फैट्स के बारे में एक दो चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो फैट्स क्या होता है, फैट्स के बारे में और बातें समझते हैं। फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। देखो मेन चीज ये है, इस चीज को समझना अच्छे से। फैटी एसिड जो होता है ना, उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है अटैच्ड टू आर ग्रुप। मतलब फैटी एसिड में क्या होगा, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये आर ग्रुप है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप आर ग्रुप से अटैच होगा। अरे दिख रहा हूं मैं, नहीं दिख रहा? ठीक है, ये देखो, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये आर ग्रुप है, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये आर ग्रुप से अटैच होगा। किसमें होगा ये? इसको ऐसे समझते हैं ना, मजा आएगा। देखो देखो, ये आर ग्रुप है रेड और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फैट्स में कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो आर ग्रुप से अटैच होता है। ठीक है, फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। ठीक है, समझ पाए आप इसको? ठीक है, अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे तुम? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल। अब आर ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? मिथाइल हो सकता है CH3 और इथाइल हो सकता है C2H5। ये आपको याद होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। ठीक है, मिथाइल ग्रुप क्या होता है? CH3 ग्रुप। और इथाइल ग्रुप क्या होता है? C2H5। ठीक है, याद रखना। और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप और या हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप भी हो सकता है, जैसे 1 कार्बन टू 19 कार्बन। ठीक है, देखो इसमें किसकी बात की है? आर कार्बन की, आर ग्रुप की। ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप तो अटैच है आर ग्रुप से। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप तो फिक्स है ना, ये क्या चेंज होगा? ठीक है, लेकिन आर ग्रुप जो है वो चेंज हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आर ग्रुप कुड बी मिथाइल CH3 और इथाइल C2H5 और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स, या CH2 ग्रुप्स के और हायर नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 1 कार्बन टू 19 कार्बन, एक कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक भी ये हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर ये बात? चलिए तीसरा पॉइंट है, पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन्स होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड जो होता है उसमें कितने कार्बन होता है? 16 कार्बन। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जांपल दिया ना कि 1 कार्बन से 19 कार्बन तक के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो पाल्मिटिक एसिड उसी का एक एग्जांपल है जिसमें 16 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। कार्बोक्सिल कार्बन तो अटैच्ड है और पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन है? आपके 16 कार्बन है। ठीक है, समझ पाए इस बात को? अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? कमेंट करके बताया करो। ठीक है, आर्किडोनिक एसिड एक एसिड होता है, आर्किडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब इसमें सबसे मैक्सिमम ले लिया है, एक कार्बन से 19 कार्बन वाले एग्जांपल देने थे तो हमने पाल्मिटिक एसिड का दे दिया जिसमें 16 कार्बन थे। अब ऑथर को और मजा आया है, जिसने एनसीईआरटी लिखी होगी या जिसने बुक लिखी है, ठीक है, उसको और मजा आया तो उसने फुल एग्जांपल दिया। मतलब 20 कार्बन वाला भी हो सकता है क्या? 19 तक तो लिमिट है। ठीक है, 20 कार्बन वाला भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और एग्जांपल है आर्किडोनिक एसिड, तो भैया इसका नाम जो है याद रखना, आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, ये आर्किडोनिक एसिड जो होता है ना, ये 20 कार्बन एटम इंक्लूड करता है। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप तो ऑब्वियस सी बात है अटैच होगा तभी तो फैट होगा। फैट में क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप और आर ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, अब कार्बोक्सिल ग्रुप तो फिक्स है, लेकिन आर ग्रुप में कार्बन का नंबर वेरी करता है। ठीक है, तो आर ग्रुप में आर्किडोनिक एसिड में कितने कार्बन रहते हैं? कितने रहते हैं बताओ? 20 कार्बन। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को? फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड। फैटी एसिड कैसा हो सकता है? सैचुरेटेड हो सकता है, यानी कि विदाउट डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड मतलब आपको पता है सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड मतलब विद और मोर
C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड्स, ठीक है, विद वन और मोर डबल बॉन्ड्स, ठीक है। देखो सैचुरेटेड एसिड क्या होता है, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड होगा भैया, ठीक है, ये एक ही बॉन्ड होगा, ठीक है। और अनसैचुरेटेड दो बॉन्ड भी हो सकते हैं, ये भी अनसैचुरेटेड है और ये भी अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दो बॉन्ड, एक बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड है, एक बॉन्ड से ज्यादा हो, दो हो, तीन हो या ज्यादा हो, तो वो कौन सा है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में से ज्यादा इजीली कन्वर्ट कौन हो जाएगा, टेम्परेचर वगैरह अगर आप इसको देंगे, कंडीशन देंगे, तो अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में कन्वर्जन किसका पहले होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का पहले होगा। इसके बॉन्ड जल्दी टूटेंगे एज कंपेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसका कन्वर्जन थोड़ा लेट होगा, उसके बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। क्लियर है ये बात। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। एक और लिपिड है, लिपिड क्या होते हैं, फैटी होते हैं, ठीक है। एक और लिपिड है जिसका नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल विच इज ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। इस ग्लिसरॉल हम बोल देते हैं नाम, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम है ना, इसका जो एक्चुअल नाम है वो है ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन इसका एक्चुअल नाम है भैया, ठीक है। तो ग्लिसरॉल जो होता है एक सिंपल लिपिड होता है जिसका एक्चुअल नाम याद रखना है ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। क्लियर है बात। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। कुछ लिपिड्स होते हैं जिनमें बोथ होते हैं, जिनमें ग्लिसरॉल भी होते हैं और फैटी एसिड्स भी होते हैं, ठीक है। मैनी लिपिड्स हैव बोथ glycerol and fatty acids. Here the fatty acids are formed esterified with glycerol. इस पॉइंट को समझिए, देखिए इसमें क्या बोला है, many lipids have both glycerol and fatty acid. कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिनमें ग्लिसरॉल भी रहता है, ठीक है। ग्लिसरॉल ऑलरेडी अपने आप में एक लिपिड है, लेकिन कुछ लिपिड ऐसे भी होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल तो होता ही होता है, साथ में फैटी एसिड भी होता है, ठीक है। तो ऐसे लिपिड जो होते हैं ना, ये ऐसे लिपिड में हेयर द फैटी एसिड्स आर फाउंड इन इस टाइप के लिपिड्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो फाउंड एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल, ठीक है। वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, एस्टरिफाइड। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ समझ लो भैया, फर्स्ट टर्म होने वाला होगा अभी, ठीक है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी आपको, तो अच्छे से समझ लो, ठीक है। देखो मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। बहुत सारे लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्लिसरॉल भी रहता है, फैटी एसिड भी रहता है। ग्लिसरॉल अपने आप में क्या है, लिपिड है। अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड तो रहता है, लेकिन ये किस अवस्था में रहेगा, इस कंडीशन में जो फैटी एसिड है वो किस अवस्था में रहेगा, एस्टेरिफाइड, फाउंड इन एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। एस्टेरिफाइड फॉर्म में रहेगा ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है। क्लियर है ये बात, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो फैट्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फैट्स को पूरा करते हैं। फैट्स में कुछ और पॉइंट्स हैं। दे कैन बी देन मोनोसेक्राइड, कौन, फैट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दे कैन बी देन मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड हो सकता है ये, मोनोसेक्राइड सॉरी मोनोसेक्राइड तो शुगर होता है, ठीक है। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, क्या हो सकता है ये, मोनोग्लिसराइड, ठीक है। डाइग्लिसराइड भी हो सकते हैं और ट्राइग्लिसराइड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फैट भैया तीन तरह के हो सकते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, याद रहेगा ये। इसके बाद दीज आर आल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल। इनको फैट्स एंड ऑयल्स भी कहते हैं बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे इनको फैट या ऑयल भी कह देते हैं। अब आप कमेंट करके बताना कि ऑयल और फैट में से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा। कमेंट करके क्या बताओगे, फैट और ऑयल में से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, ठीक है। दोनों ही खैर किस में आता है, फैट की कैटेगरी में आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर मेल्टिंग पॉइंट दे कैन बी कॉल्ड फैट्स और ऑयल्स, ठीक है। एक ही चीज है वैसे ही, ठीक है। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग, अरे ये तो आ ही गया ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल, ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है, ठीक है। फैट का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है। समझ पा रहे इस बात का। हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट से क्या मतलब हुआ, लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है। तो ये बहुत कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएगा ऑयल, ठीक है। बहुत कम टेम्परेचर दोगे तो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन फैट जो है इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे, हाई टेम्परेचर, तब जाके ये मेल्ट होगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। तो ऑयल जो है बेसिकली आप देखते होंगे, घी ले लो फैट, ठीक है, और ऑयल ले लो। तो ऑयल को गर्म करोगे जल्दी गर्म हो जाएगा, घी को गर्म करोगे तो पहले वो जो सॉलिड थोड़ा फॉर्म है उससे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है।
तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है लो रहता है, किसका? ऑयल्स का, हमें सभी को पता है। एग्जाम्पल जिंजेली ऑयल, एक एग्जाम्पल दिया है इसका जिंजेली ऑयल का। जिंजेली ऑयल का एग्जाम्पल याद रखना है। एंड हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स, ठीक है। और ये विंटर्स में क्या रहता है? ऑयल की तरह रहता है, ठीक है। देखो ये ऑयल जो है ना, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत क्या होता है? कम होता है, ठीक है, जैसे जिंजेलिक ऑयल, ठीक है। एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर, ठीक है। तो ये जो फैट रहता है ना, फैट गर्मियों में विंटर के टाइम पे यानी कि सर्दियों में, ठीक है, सर्दियों में ये ऑयल के फॉर्म में रहता है। अच्छा, ये कमाल की बात है। देखो ये जो ऑयल है ना, ऑयल गर्मी हो या सर्दी हो हमेशा ऑयल ही रहेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? सरसों का तेल है तो सरसों का तेल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। मेल्टिंग पॉइंट कम है मतलब कि उसको कम टेम्परेचर पे भी वो बॉईल करने लगेगा, ठीक है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। जैसे कि एग्जांपल जिंजेलिक ऑयल दे दिया यहाँ पे। तो ये सर्दियों में और गर्मियों में दोनों ऑयल के फॉर्म में ही रहेगा, बट फैट का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। उसको ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब वो लिक्विड बनेगा, ठीक है। तो गर्मियों में तो टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा रहता है एनवायरनमेंट का, इस वजह से वो लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन सर्दियों में जैसे कोकोनट ऑयल, ठीक है, तो सर्दियों में कोकोनट ऑयल जम जाता है, ठीक है, तो फैट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। या हमारा जो घी रहता है, हम जो घी खाते हैं वो जम जाता है, ठीक है, सर्दियों में। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? फैट है, फैट का फॉर्म है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई है, ठीक है। समझ पाए इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना, ठीक है। Some lipids have phosphorus and a phosphorylated organic compounds, ठीक है, ये तो हो गया ना विंटर्स। हाँ, some lipids have phosphorus, कुछ लिपिड्स में क्या होता है? phosphorus रहते हैं, and a phosphorylated organic compounds in them. These are phospholipids, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ लिपिड जो होते हैं उसमें phosphorus होता है, phosphorus तो होता है, और phosphorylated organic कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और ऐसे लिपिड जिनमें फास्फोरस और फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो उन्हें कहते हैं फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड से बनी होती है क्या? हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फास्फोलिपिड से, ठीक है। क्लियर है ये बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है। थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो इस पे रिफ्लेक्शन आ रहा हुआ है, दिन के टाइम शूट कर रहा हूँ, ठीक है, होता है ऐसा। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बताई दिया ऊपर मैंने, ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। लेसिथिन इज वन एग्जांपल। लेसिथिन एक एग्जांपल है किसका? फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है भैया, याद रखना, लेसिथिन, ठीक है। भैया नहीं बोलूंगा आपसे गलत टर्म में, बार बार फिर आदत पड़ जाएगी, मुझे आदत पड़ जाती है ना, फिर वही बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो लेसिथिन, ठीक है, दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। एक एग्जांपल दे, लेसिथिन इज वन एग्जांपल। Some tissues, especially the neural tissues, have lipids with more complex structure, ठीक है। कुछ टिश्यूज जो होते हैं, न्यूरल टिश्यू, ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, न्यूरल नर्व के जो टिश्यू होते हैं, नर्व सेल से मिलके जो टिश्यू बनते हैं, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिपिड्स होते हैं उनमें, ठीक है। Some tissues, especially the neural tissues, have lipids with more complex structure। देखो न्यूरल जो टिश्यूज रहेंगे उनमें भी लिपिड्स तो होंगे, लेकिन वो जो लिपिड्स होंगे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होंगे, अपने आप में न्यूरॉन से कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और उनमें जो लिपिड्स होंगे वो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होंगे, इसीलिए कहते हैं ना ब्रेन को समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से समझ पाए इससे आप? तो ये यहाँ पे आपको फैट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? अरे क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है प्रोटीन। अब प्रोटीन को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है। प्रोटीन को हम पढ़ेंगे 4 पार्ट्स में, ठीक है। पहले अमाइनो एसिड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स में इनको अमाइनो एसिड और प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, इस तरीके से 3-4 पॉइंट्स में इसको पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। सबसे पहले अमाइनो एसिड की बात करते हैं। अमाइनो एसिड से मिलके ही प्रोटीन बनता है, सिंपल सी बात है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, ये जैसे मान लो एक अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ठीक है। अरे समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब ये अमाइनो एसिड के बीच में क्या रहता है? बॉन्डिंग रहता है। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन गया?
ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया प्रोटीन, ये पूरा क्या बन गया, प्रोटीन बन गया ये, ठीक है। समझ पा रहे हो इस बात को आप। ये जो बॉन्ड रहते हैं इसके बीच में ये होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, याद रखना है इन बारीकियों को, ठीक है। देखो अमाइनो एसिड को मिलाओगे, ये एक अमाइनो एसिड को दूसरे से मिलाया और दूसरे अमाइनो एसिड को तीसरे से मिला दिया, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड को मिला दिया तो ये क्या बन गया, अमाइनो एसिड का ग्रुप ही कहलाता है प्रोटीन, ठीक है। या पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का प्रोटीन का एक ही बात है। अमाइनो एसिड के बीच में जो इनको लिंक करता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ये याद रखना, ठीक है। क्लियर है बात। अमाइनो एसिड की बात करते हैं, पहला फोकस करते हैं अमाइनो एसिड्स पे सिर्फ, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है जिसमें अमाइनो ग्रुप रहता है एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट। समझ पाया इसका मतलब? हाँ समझ गए सर, आधों को समझ में ही नहीं आया होगा, क्या बाउंसर निकला हुआ ऊपर से, ठीक है। अमाइनो एसिड जो होता है ना उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन एटम। अमाइनो एसिड में क्या होगा, एक कार्बन होगा, कार्बन, और इस मेन कार्बन जिससे ये दोनों ग्रुप अटैच हैं इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं इसको, अल्फा कार्बन, ठीक है। क्लियर है बात। अब इस कार्बन से अटैच होंगे दो ग्रुप, एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, कहां गया ये, ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो इसमें एक तो अमीनो ग्रुप होगा, ठीक है, एक तो अमीनो ग्रुप होगा। अमीनो ग्रुप क्या होता है, ये NH2, ठीक है, और COOH क्या एसिड है। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप COOH या एसिडिक ग्रुप ही है, ठीक है, जितना केमिस्ट्री मुझे पता है उसके हिसाब से। तो NH2 अमीनो ग्रुप, ये कार्बोक्साइल ग्रुप यानी कि एसिडिक ग्रुप, ठीक है। तो ये दोनों अटैच्ड हैं एक कार्बन से, एक कार्बन से अटैच है ये, और वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप रहता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आर लिख देते हैं, ठीक है। आर मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो अटैच होगा, मिथाइल ग्रुप अटैच होगा कि सल्फर अटैच होगा कि क्या अटैच होगा, उसके हिसाब से उसका नाम अमाइनो एसिड का चेंज हो जाएगा। मतलब हम हर अमाइनो एसिड में ये चीजें तो फिक्स रहेंगी, ये फिक्स रहेगा, ये कार्बन फिक्स रहेगा और ये फिक्स रहेगा। अरे समझो इसे, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये आर, ये चेंज होता रहेगा, और ये चेंज होता रहेगा, इसी के हिसाब से इसका नाम चेंज होता रहेगा। कभी वैलिन बन जाएगा, कभी ट्रिप्टोफैन बन जाएगा, कभी कुछ और बन जाएगा, लाइसिन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, समझ पाए ऐसे। तो ये चीज इन्होंने बताई है कि अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड। इनको अल्फा एमिनो एसिड भी कहते हैं, वैसे सिंपल इनको अमाइनो एसिड ही बोलते हैं, लेकिन अल्फा अमाइनो एसिड भी इनको कभी कभी बोल देते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड भी आप बोलते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और कल मिलेंगे दोबारा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।